अनिरुद्ध ने सबके सामने स्वीकारा झनक को अपनी बेटी। अर्शी के पैरों तले खिसकी जमीन। नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आज मैं सीधे फिल्म सिटी के सेट से वो खबर लेकर आई हूं जो शो झनक के पूरे इतिहास को बदल कर रख देगी। आज सेट पर जिस तरह की गहमा गहमी थी और जिस तरह से राइटर्स रूम के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था, उससे साफ है कि आने वाले एपिसोड्स में अनिरुद्ध बसु अब वो अनिरुद्ध नहीं रहने वाला जो अर्शी के डर से चुप रहता था। मेरे सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनिरुद्ध के अंदर का पिता अब जाग चुका है और वो पश्चाताप की उस आग में जल रहा है जहां उसे अपनी और मरी हुई झनक यानी नूतन की बेटी की निशानी, अपनी सगी बेटी झनक को उसका हक दिलाना ही है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों के समीकरण पूरी तरह बिगड़ने वाले हैं। बसु हाउस के बड़े हॉल में एक बहुत ही भारी सीन शूट होने वाला है जिसकी तैयारी पिछले 2 दिनों से चल रही थी। अनिरुद्ध ने वकील को बुलाया है और ये खबर अर्शी के कानों तक भी पहुंच चुकी है। अर्शी जो अब तक यही मानती आई है कि अनिरुद्ध की सारी जायदाद, सारा प्यार और सारा नाम सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी अदिति का है, वो आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका खाने वाली है। सेट पर मौजूद माहौल बता रहा था कि अर्शी के किरदार में जो घमंड है वो आज चकनाचूर होने वाला है। अनिरुद्ध ने घर के सभी सदस्यों को हॉल में इकट्ठा किया है। ऋषि जो एक पुलिस एसपी होने के नाते वैसे भी हर चीज को शक की निगाह से देखता है, वो भी वहां अपनी वर्दी में मौजूद है। ऋषि की स्थिति यहाँ सबसे ज्यादा अजीब है क्योंकि एक तरफ उसकी वर्तमान पत्नी अदिति खड़ी है और दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ झनक जो आज भी उसके दिल के किसी कोने में धड़कती है, भले ही वो इसे दुनिया के सामने न माने। अनिरुद्ध की आंखों में आज वो डर नहीं है जो अक्सर अर्शी के सामने दिखाई देता था। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और दृढ़ता है। वकील साहब जैसे ही फाइल्स खोलते हैं, पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। अर्शी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। उसे लगता है कि शायद अनिरुद्ध ने अदिति के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया है। शायद कोई नई प्रॉपर्टी अदिति के नाम की है। अदिति भी अपनी माँ के पास खड़ी है। उसे भी यही लगता है कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और ये सब उसी के लिए है। लेकिन तभी अनिरुद्ध अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं वो वहां खड़े हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। अनिरुद्ध भारी आवाज में ऐलान करता है कि वो अपनी वसीयत बदल रहा है और अपनी चल अचल संपत्ति का ठीक आधा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी झनक के नाम कर रहा है। ये सुनते ही जैसे वहां बम फट गया हो। अर्शी की चीख निकल जाती है। वो अनिरुद्ध की तरफ झपटती है। उसे लगता है कि अनिरुद्ध का दिमाग खराब हो गया है। वो चिल्लाती है कि झनक का इस घर और इस जायदाद पर कोई हक नहीं है। वो उस औरत की बेटी है जिसे अर्शी ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन अनिरुद्ध आज अर्शी की आवाज के नीचे दबने वाला नहीं है। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीन में अनिरुद्ध ने अर्शी का हाथ झटक दिया और पूरे परिवार के सामने, ऋषि के सामने, अदिति के सामने ये कबूल किया कि झनक सिर्फ नूतन की बेटी नहीं है, बल्कि वो अनिरुद्ध का खून है। वो इसकी अपनी बेटी है जिसे उसने सालों तक समाज और अर्शी के डर से वो दर्जा नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। अनिरुद्ध का ये कबूलनामा अदिति के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अदिति जो अब तक झनक को सिर्फ अपनी सौतेली बहन या पिता की एक गलती मानती थी, आज उसे ये एहसास दिलाया जा रहा था कि हैसियत और खून के मामले में झनक उसके बराबर खड़ी है। ऋषि जो एक कोने में खड़ा सब देख रहा है, उसके चेहरे के भावों को पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एसपी की नज़र से वो देख पा रहा है कि आज न्याय हो रहा है। ऋषि जानता है कि झनक ने अपनी जिंदगी में कितना दुख झेला है, अपनी माँ को खोना, फिर एक ऐसे पिता का होना जो होकर भी नहीं था, और फिर ऋषि से उसका रिश्ता टूटना। ऋषि की आंखों में झनक के लिए एक नर्म कोना साफ दिखाई देता है जिसे अदिति नोटिस कर लेती है। अदिति का गुस्सा और बढ़ जाता है, ना सिर्फ जायदाद के बंटवारे की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि आज अनिरुद्ध ने झनक को वो अहमियत दे दी जो अब तक सिर्फ अदिति की थी। अर्शी रोने धोने का नाटक शुरू करती है। वो अनिरुद्ध को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, पुराने वादों की दुहाई देती है, लेकिन अनिरुद्ध वकील के हाथ से पेन लेता है और पेपर पर साइन करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है जब अनिरुद्ध पेपर लेकर झनक की तरफ बढ़ता है। झनक जो अब तक बिल्कुल शांत खड़ी थी, पत्थर की मूरत की तरह, उसकी आंखों में ना तो कोई लालच है, ना ही कोई खुशी। उसे इस दौलत से, इस जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। जब अनिरुद्ध उसके पास पहुंचता है और पहली बार, जी हाँ दोस्तों, इतने सालों में पहली बार पूरे हक और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करता है और कहता है, बेटा ये तुम्हारा हक है, इसे रख लो, तो वहां का मंजर देखने लायक होता है। अनिरुद्ध की आवाज कांप रही होती है। वो अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए झनक से माफी मांगता है।
वो कहता है कि वो एक बुज़दिल बाप था जो अपनी ही बेटी को वो प्यार नहीं दे पाया जो उसे देना चाहिए था। वो कहता है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था, लेकिन अब मैं और अन्याय नहीं होने दूंगा। यहाँ पर स्क्रिप्ट में एक बहुत ही गहरा इमोशनल मोड़ है। हम सब उम्मीद कर रहे होते हैं कि शायद झनक पिघल जाएगी, शायद वो अपने पिता को गले लगा लेगी। आखिर हर बेटी अपने पिता का प्यार ही तो चाहती है। लेकिन झनक, वो तो अपनी माँ की परछाई है। उसने वो सब देखा है जो उसकी माँ ने सहा था। अनिरुद्ध के इस पापा वाले अवतार को देखकर झनक की आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू नहीं हैं। वो नफरत और दर्द के आंसू हैं। झनक एक कदम पीछे हट जाती है। उसका ये एक कदम पीछे हटाना अनिरुद्ध के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। झनक की खामोशी टूटती है और वो जो कहती है वो अनिरुद्ध की आत्मा को झकझोर देता है। झनक अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि आज अचानक ये पिता कहाँ से जाग गया। वो पूछती है कि जब उसकी माँ अस्पताल में तड़प रही थी तब ये पिता कहाँ था। जब उसे अनाथों की तरह दुनिया के ताने सुनने पड़ रहे थे तब ये जायदाद और ये हक कहाँ था। झनक का गुस्सा जायज़ है। वो कहती है कि दौलत देकर आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। ऋषि ये सब सुन रहा है और उसका दिल झनक के लिए और भी पसीज रहा है। वो देख रहा है कि झनक कितनी स्वाभिमानी है। उसे अनिरुद्ध की दौलत की भूख नहीं है। वहीं अनिरुद्ध झनक के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वो घुटनों पर बैठ जाता है सबके सामने। एक पिता जो हमेशा अपनी शान और शौकत में रहा, आज अपनी बेटी के सामने घुटनों पर है। वो गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ कर दो झनक, मुझे एक मौका दो पापा कहलाने का। लेकिन झनक का जवाब बहुत ही रूखा और दिल तोड़ने वाला होता है। वो साफ कह देती है कि मिस्टर अनिरुद्ध, आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे पापा कभी नहीं बन सकते। मेरे पापा उसी दिन मर गए थे जिस दिन मेरी माँ ने इस दुनिया में आखिरी सांस ली थी और आप उनके पास नहीं थे। झनक का ये डायलॉग वहाँ मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख देता है। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स को हाथ भी नहीं लगाती। वो कहती है कि उसे इस घर से, इस परिवार से और इस नाम से कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ अपनी पहचान चाहिए जो उसने खुद बनाई है, बिना किसी बसु सरनेम के सहारे। ये सीन इतना पावरफुल है कि जब हम फिल्म सिटी में इसकी शूटिंग के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ मौजूद क्रू मेंबर्स भी भावुक हो गए थे। ये अनिरुद्ध के किरदार का सबसे कमज़ोर और सबसे मानवीय पहलू है। लेकिन अर्शी, जो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। वो अनिरुद्ध को भड़काने की कोशिश करती है कि देख लो, इस लड़की को तुम्हारे प्यार की कोई कद्र नहीं है, ये कितनी बदतमीज़ है। आदिति भी अपनी माँ का साथ देती है। उसे लगता है कि झनक का ये एटीट्यूड ऋषि को इम्प्रेस करने के लिए है। आदिति के मन में ये शक घर कर गया है कि झनक महान बनने का नाटक कर रही है ताकि ऋषि की हमदर्दी उसे मिल सके। और सच कहूँ तो ऋषि की आंखों में जो दर्द झनक के लिए दिख रहा है वो आदिति के शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी है। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। झनक वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे रोकता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो मत करो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम ये प्रॉपर्टी नहीं लोगी तो मैं इसे ट्रस्ट के नाम कर दूंगा, लेकिन आदिति या अर्शी को नहीं दूंगा। ये सुनकर अर्शी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रॉपर्टी हाथ से जाती देख अर्शी का असली चेहरा बाहर आने लगता है। वो आपा खो बैठती है और झनक पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है ऋषि। जी हाँ, एक एसपी और इस घर का दामाद होने के नाते नहीं, बल्कि झनक के रक्षक के रूप में। ऋषि का अर्शी का हाथ हवा में ही रोक लेना ये बताने के लिए काफ़ी है कि भले ही रिश्तों के नाम बदल गए हों, लेकिन जज्बात अभी भी वही हैं। आदिति ये देखकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका पति एसपी ऋषि अपनी सास का हाथ मरोड़ रहा है, और वो भी किसके लिए? उस लड़की के लिए जो उसकी एक्स वाइफ है, जिसे वो छोड़ चुका है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि हम किस नाजुक और धमाकेदार मोड़ पर खड़े थे। फिल्म सिटी में जिस तरह की खामोशी उस वक्त छाई थी जब ऋषि ने अर्शी का हाथ पकड़ा था, वो खामोशी आज मैं अपने शब्दों में बयां करने जा रही हूँ। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी का ये दूसरा हिस्सा पहले वाले से भी ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बसु हाउस का हॉल जंग का मैदान बन चुका था। अर्शी का हाथ हवा में था, उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में झनक के लिए वो नफरत थी जो सालों से पल रही थी। वो झनक को तमाचा जड़ने ही वाली थी कि तभी एक लोहे जैसी पकड़ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। ये पकड़ किसी और की नहीं बल्कि ऋषि की थी। वहाँ मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे गले में अटक गईं। आदिति, जो अपनी माँ के बगल में खड़ी थी, उसकी आंखों में अविश्वास था। वो देख रही थी कि उसका पति एसपी ऋषि अपनी सास का हाथ मरोड़ रहा है, और वो भी किसके लिए? उस लड़की के लिए जो उसकी एक्स वाइफ है, जिसे वो छोड़ चुका है। ऋषि की आंखों में जो आग थी वो एक दामाद की नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की और शायद एक पुराने प्रेमी की थी।
ऋषि ने अर्शी का हाथ झटकते हुए जो कहा, उसने अर्शी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ऋषि ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, मिसेस बसु, हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा। ये मत भूलिएगा कि मैं आपका दामाद बाद में हूँ, पहले एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और मेरे सामने किसी पर भी, खास तौर पर एक महिला पर हाथ उठाना डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसके लिए मैं आपको अभी इसी वक्त अरेस्ट कर सकता हूँ। ऋषि की आवाज में इतनी ठसक थी कि अर्शी, जो हमेशा शेरनी बनी रहती है, वो भी सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब आदिति की तरफ से शुरू हुआ। आदिति से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा कि ऋषि पुलिस की वर्दी की आड़ में अपने पुराने प्यार को बचा रहा है। आदिति चिल्लाई, ऋषि, आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, और वो भी इस लड़की के लिए? क्या आप भूल गए हैं कि झनक ने हमारे परिवार का कितना अपमान किया है? आदिति का ये सवाल सीधा ऋषि के चरित्र पर था, लेकिन ऋषि ने आदिति की तरफ भी तक नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान झनक पर था, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि झनक ठीक है या नहीं। ऋषि ने बिना आदिति की आंखों में देखे जवाब दिया, आदिति, सवाल अपमान का नहीं, सही और गलत का है, और आज जो यहाँ हो रहा है वो गलत है। झनक ने प्रॉपर्टी ठुकराकर अपनी इज्जत बचाई है, लेकिन तुम लोग उस पर हाथ उठाकर अपनी इज्जत गंवा रहे हो। झनक, जो अब तक इस तूफान के बीच में खड़ी थी, ऋषि की इस कदम से हिल गई थी। उसने ऋषि की तरफ देखा। उन दोनों की नजरों के बीच जो संवाद हुआ, वो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह गया। झनक की आंखों में सवाल था, क्यों बचा रहे हो मुझे? जब रिश्ता खत्म कर दिया तो ये परवाह क्यों? लेकिन झनक ने अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बड़े ही स्वाभिमान से कहा, एसपी सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती हूँ। और रही बात तमाचे की, तो अर्शी बसु का हाथ मुझ तक पहुँचने से पहले ही काम गया था, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं वो पुरानी झनक नहीं हूँ जो चुपचाप सह लेगी। ये कहकर झनक वहां से मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर अनिरुद्ध की तरफ नहीं देखा, जो अभी भी जमीन पर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। झनक का वहां से जाना उस घर के एक बड़े हिस्से के टूट जाने जैसा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे अनिरुद्ध, जो अब तक अर्शी के सामने भीगी बिल्ली बना रहता था, उसने अर्शी की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, मेरे सेट के सूत्रों के मुताबिक ये अनिरुद्ध का अब तक का सबसे एग्रेसिव सीन था। अनिरुद्ध ने अर्शी से साफ कह दिया, अर्शी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए पैसा और जायदाद रिश्तों से बढ़कर है। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश की, मेरी झनक पर। याद रखना अर्शी, अगर झनक ने ये प्रॉपर्टी नहीं ली तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें भी नहीं मिलेगी। मैं ये पूरा घर, ये सारी दौलत अनाथालय के नाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे या अदिति के नाम एक फूटी कौड़ी नहीं करूंगा। ये धमकी अर्शी के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थी। आदिति भी घबरा गई। उसे लगा कि झनक की वजह से उसका और उसके होने वाले बच्चे का भविष्य खतरे में है। लेकिन दोस्तों, घर के अंदर चल रही इस कलह से दूर असली इमोशनल ड्रामा घर के बाहर सड़क पर होने वाला था। जैसे ही झनक बसु हाउस से बाहर निकलकर सुनसान सड़क पर चलने लगी, उसकी आंखों से वो आंसू बह निकले जो उसने अंदर सबके सामने रोक रखे थे। वो टूट चुकी थी। उसे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था, लेकिन अपने पिता को उस हालत में देखना और अपनी सौतेली माँ की नफरत झेलना, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तभी पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई और झनक के पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरा ऋषि। जी हाँ, ऋषि उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। ऋषि ने दौड़कर झनक का रास्ता रोका। झनक ने चेहरा फेर लिया। वो नहीं चाहती थी कि ऋषि उसके आंसू देखे। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। उसने कहा, झनक रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। बहुत रात हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। झनक ने ऋषि की तरफ देखा और कड़वाहट के साथ बोली, किस हक से ऋषि? तुम मेरे क्या लगते हो, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते या मेरे एक्स हस्बैंड होने के नाते? अगर पुलिस हो तो जाओ अपना काम करो, और अगर एक्स हस्बैंड हो तो याद रखना, हमारा रिश्ता कागजों पर खत्म हो चुका है। ऋषि का दिल ये सुनकर तड़प उठा। उसने कहा, कागजों पर खत्म हुआ है झनक, दिलों में नहीं। मैं जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे नफरत नहीं करती, और मैं भी अपनी भावनाओं को मार नहीं पाया हूं। ओ माय गॉड, आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा कन्फेशन है। ऋषि, जो आदिति का पति है, वो झनक के सामने ये कबूल कर रहा है। लेकिन झनक, जो अपने वसूलों की पक्की है, उसने ऋषि को वो याद दिलाया जो शायद ऋषि भूल रहा था। झनक ने कहा, ऋषि, अब तुम अदिति के पति हो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। भले ही ये सच हो या झूठ, ये हम आगे देखेंगे। अपने फर्ज को पहचानो। मेरे पीछे आकर तुम आदिति के साथ और उस आने वाले बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रहे हो।
तभी वहां एक और ट्विस्ट आता है। झनक की ये बात सुनकर ऋषि थोड़ा विचलित हो जाता है। वो कहता है, झनक, मैं जानता हूं मेरा फर्ज क्या है, लेकिन झनक, मुझे ये भी पता है कि आदिति और अर्शी मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं। मुझे शक है कि आदिति की प्रेगनेंसी। ऋषि अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही झनक ने उसे रोक दिया। झनक ने कहा, शक करने से सच नहीं बदलता ऋषि, जाओ अपनी पत्नी के पास जाओ। और झनक वहां से ऑटो पकड़कर निकल गई। ऋषि उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं, जो ऋषि के चेहरे पर आंसुओं के साथ मिल रही थीं। ये सीन सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन शूट किया गया है। अब हम वापस चलते हैं बसु हाउस के अंदर, जहां अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अदिति अपने कमरे में चीजों को तोड़ फोड़ रही है। अर्शी उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। आदिति रोते हुए कहती है, माँ, आपने देखा ऋषि कैसे उसके पीछे भाग गए? मुझे पक्का यकीन है वो उसे ही मनाने गए हैं। अनिरुद्ध ने प्रॉपर्टी देने की बात की और ऋषि का प्यार फिर से जाग गया। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अर्शी, जो खुद डरी हुई है कि कहीं अनिरुद्ध सच में प्रॉपर्टी दान न कर दे, वो आदिति को एक बहुत ही खतरनाक सलाह देती है। अर्शी कहती है, बेटा, अगर ऋषि का ध्यान उस लड़की से हटाना है तो हमें ऋषि को मजबूर करना होगा। हमें ऋषि को ये यकीन दिलाना होगा कि झनक उसके लायक नहीं है या फिर झनक उसकी दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आदिति जब गुस्से में ऋषि की अलमारी से उसका सामान निकालकर फेंक रही होती है, तभी उसके हाथ एक डायरी लगती है। ये ऋषि की पर्सनल डायरी है जो उसने हमेशा लॉक करके रखी थी, लेकिन आज गुस्से में आदिति ने उसका लॉक तोड़ दिया। आदिति उस डायरी के पन्ने पलटने लगती है, ये जानने के लिए कि ऋषि के मन में क्या चल रहा है। और फिर उसकी नज़र एक पन्ने पर पड़ती है जहाँ एक बहुत पुरानी तस्वीर चिपकी हुई है। वो तस्वीर झनक की है, लेकिन उस तस्वीर के नीचे जो लिखा है वो पढ़कर आदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा था, मैं जानता हूं झनक ने मुझसे तलाक क्यों लिया। वो मुझे बचाना चाहती थी। उसने वो इल्ज़ाम अपने सर पर लिया जो मैंने किया ही नहीं था। वो आज भी मेरी रक्षक है और मैं उसे नफरत करने का नाटक कर रहा हूं ताकि वो सुरक्षित रहे। इतना पढ़कर आदिति सन्न रह जाती है। इसका मतलब ऋषि को पता है कि झनक बेकसूर है। इसका मतलब उनका तलाक और नफरत सब एक दिखावा है। आदिति को समझ आ जाता है कि उसका पति कभी उसका नहीं था। वो डर और गुस्से से कांपने लगती है। अगर ये डायनी अनिरुद्ध या दुनिया के सामने आ गई तो झनक महान बन जाएगी और आदिति हमेशा के लिए विलेन। आदिति तुरंत माचिस उठाती है। वो उस डायरी को, उस सबूत को जला देना चाहती है। वो अभी तीली जला ही रही होती है कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ा होता है ऋषि। पूरी तरह भीगा हुआ है, उसकी आंखें लाल हैं। वो आदिति के हाथ में अपनी डायरी और जलती हुई माचिस देखता है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। ऋषि धीरे धीरे आदिति की तरफ बढ़ता है। उसकी आवाज़ बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक है। आदिति, मेरी डायरी के साथ क्या कर रही हो? आदिति हड़बड़ा जाती है। वो जानती है कि अगर ऋषि ने वो पेज खुला देख लिया तो खेल खत्म। क्या आदिति वो पेज जला पाएगी या ऋषि उसे पकड़ लेगा? दूसरी तरफ झनक अपने छोटे से किराए के घर पहुंचती है। वो थकी हुई है, हारी हुई है। वो अपनी माँ नूतन की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगती है। वो कहती है, माँ, आज पापा ने मुझे अपनाया लेकिन बहुत देर कर दी। मुझे उनकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून चाहिए। लेकिन ऋषि, वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं कब तक उनसे ये झूठ बोलूंगी कि मैं उनसे नफरत करती हूँ? तभी झनक के घर की घंटी बजती है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? झनक डरते डरते दरवाजा खोलती है और सामने जो खड़ा है उसे देखकर झनक के होश उड़ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। जी हाँ, अनिरुद्ध बसु अपनी बेटी के छोटे से किराए के घर के दरवाजे पर खड़ा है। वो भीगा हुआ है, उसके हाथ में एक पुराना सा बक्सा है। वो झनक से कहता है, झनक, मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये जायदाद के कागज नहीं है। दोस्तों, सोचिए उस बक्से में क्या हो सकता है। क्या उसमें नूतन की मौत का राज है, या फिर ऋषि और झनक के रिश्ते से जुड़ा कोई ऐसा सच जो अर्शी ने दबा दिया था? अनिरुद्ध अंदर आता है और वो बक्सा झनक के सामने रखता है। झनक कांपते हाथों से उसे खोलती है। बक्से के अंदर पुराने खत हैं और एक वीडियो कैसेट है। अनिरुद्ध कहता है, इसे देखो झनक, इसमें अर्शी का वो सच रिकॉर्ड है जो उसने नूतन के साथ किया था। अर्शी ने नूतन को मरने के लिए मजबूर किया था। ये सुनते ही झनक की आंखों में खून उतर आता है। अब तक वो शांत थी, लेकिन अपनी माँ के कातिल का सच जानकर वो काली का रूप ले लेगी।
अब झनक सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं लड़ेगी, अब वो अपनी माँ का बदला लेगी। उधर ऋषि ने आदिति के हाथ से डायरी छीन ली है। आदिति रोने का नाटक कर रही है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है, ताकि ऋषि का ध्यान भटक जाए। ऋषि डॉक्टर को फोन करने के लिए मुड़ता है, तभी आदिति वो पन्ना फाड़कर अपने मुंह में डाल लेती है और निगल जाती है। कितना पागलपन है ना? लेकिन झनक सीरियल में कुछ भी हो सकता है। ऋषि को नहीं पता कि उसका सबसे बड़ा सबूत मिटाया जा चुका है। कहानी अब 3 अलग-अलग मोर्चों पर खुल गई है। झनक और अनिरुद्ध, जो अब अर्शी को बर्बाद करने के लिए एक टीम बन सकते हैं। अनिरुद्ध गवाह है और झनक के पास सबूत। ऋषि और आदिति, ऋषि को शक है, लेकिन आदिति अपनी प्रेगनेंसी का कार्ड खेलकर उसे ब्लैकमेल कर रही है। अर्शी, जो अभी ये सोचकर खुश है कि उसने अनिरुद्ध को डरा दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि अनिरुद्ध अब उसकी तबाही का सामान लेकर झनक के पास बैठा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि झनक उस सबूत का इस्तेमाल कैसे करती है। क्या वो पुलिस यानी ऋषि के पास जाएगी? और अगर वो ऋषि के पास गई तो क्या ऋषि अर्शी यानी अपनी सास को हथकड़ी पहना पाएगा? जैसा कि मैंने आपको अपने 15 आइडियाज़ में बताया था, ये ट्रैक बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, मुझे फिल्म सिटी से ये भी खबर मिली है कि मेकर्स एक महा एपिसोड प्लान कर रहे हैं, जहां एक बड़ी पार्टी होगी। और आप जानते हैं कि टीवी सीरियल्स में सारी पोल पार्टियों में ही खुलती है। क्या झनक उस पार्टी में अर्शी का पर्दाफाश करेगी? मैं ड्रामा क्वीन पूजा आप तक हर छोटी बड़ी खबर लाती रहूंगी। आप बस एक काम कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या झनक को ऋषि को माफ कर देना चाहिए या उसे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये स्क्रिप्ट इतनी धमाकेदार है कि इसे पढ़कर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। शो में आने वाला ये ट्विस्ट टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, जहां आज हम उस रात का पर्दाफाश करेंगे जो टीवी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था, अनिरुद्ध झनक के घर पर खड़ा था और एक पुराना बक्सा झनक के हाथों में था। फिल्म सिटी के सेट पर इस सीन की शूटिंग के दौरान पिन ड्रॉप साइलेंस था, और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि उस बक्से के अंदर आखिर था क्या। झनक ने कांपते हाथों से उस बक्से को खोला। अंदर एक वीसीआर कैसेट थी और कुछ पुरानी दवाइयों की पर्चियां। झनक के पास वीसीआर प्लेयर नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने बैग से एक छोटा पोर्टेबल प्लेयर निकाला। जैसे ही वो कैसेट प्ले हुई, टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य चला, उसे देखकर झनक की रूह कांप गई। और मेरी गारंटी है, जब ये एपिसोड आप टीवी पर देखेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। उस धुंधले वीडियो में नूतन बिस्तर पर लेटी थी और कमरे में अर्शी मौजूद थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अर्शी नूतन की डिप्रेशन की दवाइयां बदल रही है। वो जीवन रक्षक दवाओं की जगह उसे धीमा जहर या ऐसी दवाइयां दे रही थी जिससे इंसान पागल हो जाए। वीडियो में अर्शी का वो भयानक रूप कैद था, जहां वो बेहोश नूतन के कान में कह रही थी, तुम्हारी मौत ही मेरे और अनिरुद्ध के मिलन का रास्ता है। ये सच सामने आते ही झनक के सब्र का बांध टूट गया। वो चीखी नहीं, रोई नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। अनिरुद्ध ने सर झुका लिया और कहा, मुझे ये कैसेट नूतन के सामान में बहुत बाद में मिली थी। मैं डर गया था झनक। अर्शी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो तुम्हें भी मार देगी। लेकिन अब और नहीं। कल मेरी और अर्शी की 25वीं वर्षगांठ की पार्टी है और वहीं इस राज का तमाशा बनेगा। दोस्तों, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये अब सिर्फ एक बेटी की लड़ाई नहीं, बल्कि एक प्रतिशोध की गाथा बन चुकी है। झनक ने अपने आंसू पोंछे और अनिरुद्ध से कहा, कल की पार्टी में मैं आऊंगी, एक मेहमान बनकर नहीं, बल्कि अर्शी बसु के कर्मों का फल बनकर। अनिरुद्ध ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बाप बेटी की ये जोड़ी अब अर्शी की लंका ढाने के लिए तैयार थी। उधर बसु हाउस में ऋषि अपनी उलझनों में फंसा हुआ था। आदिति ने वो पन्ना निगल तो लिया था, लेकिन ऋषि की पुलिसिया नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। ऋषि को आदिति के व्यवहार में हड़बड़ाहट साफ दिख रही थी। जब आदिति सो गई तो ऋषि ने डस्टबिन चेक किया। वहां उसे माचिस की तिल्ली और अधजले कागज का एक बहुत छोटा टुकड़ा मिला, जिस पर सिर्फ सॉरी झनक लिखा था, बचा था। ऋषि का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि आदिति ने कुछ तो छुपाया है जो झनक से जुड़ा है। ऋषि पूरी रात सो नहीं पाया। उसका दिल कह रहा था कि झनक बेगुनाह है, और दिमाग कह रहा था कि आदिति कुछ बहुत बड़ा गेम खेल रही है। अगली सुबह बसु हाउस में महापार्टी की तैयारियां शुरू हो गई।
अर्शी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि कल रात उसने अनिरुद्ध को जो धमकाया था उसका असर हो गया है और अनिरुद्ध अब चुपचाप प्रॉपर्टी आदिति के नाम कर देगा। अर्शी को जरा भी भनक नहीं थी कि अनिरुद्ध अब उसका शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन चुका है। फिल्म सिटी में इस पार्टी सीक्वेंस के लिए बहुत भव्य सेट लगाया गया है। झूमर, फूल, लाइट्स सब कुछ आलीशान है, बिल्कुल अर्शी के घमंड की तरह। शाम होती है, मेहमान आने लगते हैं। आदिति एक भारी डिजाइनर गाउन में है, अपनी झूठी या सच्ची प्रेगनेंसी को फ्लॉन्ट कर रही है ताकि ऋषि का ध्यान उस पर रहे। ऋषि अपनी पुलिसिया यूनिफॉर्म के बजाय एक ब्लैक टक्सीडो में है, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हैं। उसे नहीं पता कि वो किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी बेचैनी बता रही है कि उसे किसी की आहट मिल चुकी है। अनिरुद्ध स्टेज पर चढ़ता है। उसके हाथ में एक माइक है। वो मेहमानों का स्वागत करता है, लेकिन उसकी आवाज़ में वो खुशी नहीं बल्कि एक गंभीरता है। वो कहता है, आज की शाम कुछ पुराने राज दफन होंगे और कुछ नए रिश्ते बनेंगे। अर्शी ताली बजाती है, ये सोचकर कि ये उसकी जीत का ऐलान है। तभी हॉल की लाइट्स डिम होती हैं और मुख्य दरवाजे पर स्पॉटलाइट पड़ती है और वहां खड़ी होती हैं झनक। लेकिन दोस्तों, ये वो सलवार कमीज वाली रोती बिलकती झनक नहीं है, ये न्यू झनक है। उसने एक बोल्ड डार्क मरून साड़ी पहनी है, बाल खुले हैं और आंखों में वो आग है जो अर्शी को जलाकर राख कर सकती है। झनक की एंट्री पर ऋषि की सांसें थम जाती हैं। आदिति का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अर्शी गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ देखती है। इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया? अनिरुद्ध माइक पर कहता है, मैंने बुलाया है, क्योंकि ये परिवार तब तक पूरा नहीं है जब तक मेरी बड़ी बेटी यहाँ ना हो। पूरे हॉल में सन्नाटा, लोग फुसफुसाने लगते हैं। झनक धीरे धीरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की तरफ बढ़ती है। अर्शी उसका रास्ता रोकने के लिए आगे आती है। अर्शी चिल्लाती है, निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? झनक मुस्कुराती है, वो मुस्कुराहट जो अर्शी को डरा देती है। झनक अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, डर लग रहा है मिसेस बसु? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। आज मैं यहाँ प्रॉपर्टी मांगने नहीं, हिसाब मांगने आई हूँ। अर्शी हाथ उठाने की कोशिश करती है, उसकी पुरानी आदत, लेकिन इस बार ऋषि नहीं बल्कि झनक खुद उसका हाथ हवा में पकड़ लेती है। ये सीन देखने लायक है। झनक अर्शी का हाथ झटकते हुए कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अनिरुद्ध जी, प्लीज वो चला दीजिए जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। अनिरुद्ध इशारा करता है और पार्टी में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर, जहां अब तक आदिति और ऋषि की शादी की तस्वीरें चल रही थी, वहां अचानक वो वीसीआर वाला वीडियो प्ले हो जाता है। पार्टी में भगदड़ मच जाती है। स्क्रीन पर अर्शी को नूतन की दवाइयां बदलते और उसे मारने की धमकी देते हुए साफ देखा जा सकता है। अर्शी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। अर्शी पसीने से तरबतर हो जाती है। वो चिल्लाती है, बंद करो इसे। दोस्तों, सोचिए उस बक्से में क्या हो सकता है। क्या उसमें नूतन की मौत का राज है, या फिर ऋषि और झनक के रिश्ते से जुड़ा कोई ऐसा सच जो अर्शी ने दबा दिया था? अनिरुद्ध अंदर आता है और वो बक्सा झनक के सामने रखता है। झनक कांपते हाथों से उसे खोलती है। बक्से के अंदर पुराने खत हैं और एक वीडियो कैसेट है। अनिरुद्ध कहता है, इसे देखो झनक, इसमें अर्शी का वो सच रिकॉर्ड है जो उसने नूतन के साथ किया था। अर्शी ने नूतन को मरने के लिए मजबूर किया था। ये सुनते ही झनक की आंखों में खून उतर आता है। अब तक वो शांत थी, लेकिन अपनी माँ के कातिल का सच जानकर वो काली का रूप ले लेगी। अब झनक सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं लड़ेगी, अब वो अपनी माँ का बदला लेगी। उधर ऋषि ने आदिति के हाथ से डायरी छीन ली है। आदिति रोने का नाटक कर रही है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है, ताकि ऋषि का ध्यान भटक जाए। ऋषि डॉक्टर को फोन करने के लिए मुड़ता है, तभी आदिति वो पन्ना फाड़कर अपने मुंह में डाल लेती है और निगल जाती है। कितना पागलपन है ना? लेकिन झनक सीरियल में कुछ भी हो सकता है। ऋषि को नहीं पता कि उसका सबसे बड़ा सबूत मिटाया जा चुका है। कहानी अब 3 अलग-अलग मोर्चों पर खुल गई है। झनक और अनिरुद्ध, जो अब अर्शी को बर्बाद करने के लिए एक टीम बन सकते हैं। अनिरुद्ध गवाह है और झनक के पास सबूत। ऋषि और आदिति, ऋषि को शक है, लेकिन आदिति अपनी प्रेगनेंसी का कार्ड खेलकर उसे ब्लैकमेल कर रही है। अर्शी, जो अभी ये सोचकर खुश है कि उसने अनिरुद्ध को डरा दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि अनिरुद्ध अब उसकी तबाही का सामान लेकर झनक के पास बैठा है।
अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि झनक उस सबूत का इस्तेमाल कैसे करती है। क्या वो पुलिस यानी ऋषि के पास जाएगी? और अगर वो ऋषि के पास गई तो क्या ऋषि अर्शी यानी अपनी सास को हथकड़ी पहना पाएगा? जैसा कि मैंने आपको अपने 15 आइडियाज़ में बताया था, ये ट्रैक बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, मुझे फिल्म सिटी से ये भी खबर मिली है कि मेकर्स एक महा एपिसोड प्लान कर रहे हैं जहां एक बड़ी पार्टी होगी। और आप जानते हैं कि टीवी सीरियल्स में सारी पोल पार्टियों में ही खुलती है। क्या झनक उस पार्टी में अर्शी का पर्दाफाश करेगी? मैं ड्रामा क्वीन पूजा आप तक हर छोटी बड़ी खबर लाती रहूंगी। आप बस एक काम कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या झनक को ऋषि को माफ कर देना चाहिए या उसे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये स्क्रिप्ट इतनी धमाकेदार है कि इसे पढ़कर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। शो में आने वाला ये ट्विस्ट टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, जहां आज हम उस रात का पर्दाफाश करेंगे जो टीवी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था, अनिरुद्ध झनक के घर पर खड़ा था और एक पुराना बक्सा झनक के हाथों में था। फिल्म सिटी के सेट पर इस सीन की शूटिंग के दौरान पिन ड्रॉप साइलेंस था और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि उस बक्से के अंदर आखिर था क्या। झनक ने कांपते हाथों से उस बक्से को खोला। अंदर एक वीसीआर कैसेट थी और कुछ पुरानी दवाइयों की पर्चियां। झनक के पास वीसीआर प्लेयर नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने बैग से एक छोटा पोर्टेबल प्लेयर निकाला। जैसे ही वो कैसेट प्ले हुई, टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य चला, उसे देखकर झनक की रूह कांप गई। और मेरी गारंटी है, जब ये एपिसोड आप टीवी पर देखेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। उस धुंधले वीडियो में नूतन बिस्तर पर लेटी थी और कमरे में अर्शी मौजूद थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अर्शी नूतन की डिप्रेशन की दवाइयां बदल रही है। वो जीवन रक्षक दवाओं की जगह उसे धीमा जहर या ऐसी दवाइयां दे रही थी जिससे इंसान पागल हो जाए। वीडियो में अर्शी का वो भयानक रूप कैद था, जहां वो बेहोश नूतन के कान में कह रही थी, तुम्हारी मौत ही मेरे और अनिरुद्ध के मिलन का रास्ता है। ये सच सामने आते ही झनक के सब्र का बांध टूट गया। वो चीखी नहीं, रोई नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। अनिरुद्ध ने सर झुका लिया और कहा, मुझे ये कैसेट नूतन के सामान में बहुत बाद में मिली थी। मैं डर गया था झनक। अर्शी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो तुम्हें भी मार देगी। लेकिन अब और नहीं। कल मेरी और अर्शी की 25वीं वर्षगांठ की पार्टी है और वहीं इस राज का तमाशा बनेगा। दोस्तों, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये अब सिर्फ एक बेटी की लड़ाई नहीं, बल्कि एक प्रतिशोध की गाथा बन चुकी है। झनक ने अपने आंसू पोंछे और अनिरुद्ध से कहा, कल की पार्टी में मैं आऊंगी, एक मेहमान बनकर नहीं, बल्कि अर्शी बसु के कर्मों का फल बनकर। अनिरुद्ध ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बाप बेटी की ये जोड़ी अब अर्शी की लंका ढाने के लिए तैयार थी। उधर बसु हाउस में ऋषि अपनी उलझनों में फंसा हुआ था। आदिति ने वो पन्ना निगल तो लिया था, लेकिन ऋषि की पुलिसिया नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। ऋषि को आदिति के व्यवहार में हड़बड़ाहट साफ दिख रही थी। जब आदिति सो गई तो ऋषि ने डस्टबिन चेक किया। वहां उसे माचिस की तिल्ली और अधजले कागज का एक बहुत छोटा टुकड़ा मिला, जिस पर सिर्फ सॉरी झनक लिखा था, बचा था। ऋषि का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि आदिति ने कुछ तो छुपाया है जो झनक से जुड़ा है। ऋषि पूरी रात सो नहीं पाया। उसका दिल कह रहा था कि झनक बेगुनाह है और दिमाग कह रहा था कि आदिति कुछ बहुत बड़ा गेम खेल रही है। अगली सुबह बसु हाउस में महापार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। अर्शी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि कल रात उसने अनिरुद्ध को जो धमकाया था, उसका असर हो गया है और अनिरुद्ध अब चुपचाप प्रॉपर्टी आदिति के नाम कर देगा। अर्शी को जरा भी भनक नहीं थी कि अनिरुद्ध अब उसका शिकार नहीं, बल्कि शिकारी बन चुका है। फिल्म सिटी में इस पार्टी सीक्वेंस के लिए बहुत भव्य सेट लगाया गया है। झूमर, फूल, लाइट्स, सब कुछ आलीशान है, बिल्कुल अर्शी के घमंड की तरह। शाम होती है, मेहमान आने लगते हैं। आदिति एक भारी डिजाइनर गाउन में है, अपनी झूठी या सच्ची प्रेगनेंसी को फ्लॉन्ट कर रही है ताकि ऋषि का ध्यान उस पर रहे। ऋषि अपनी पुलिसिया यूनिफॉर्म के बजाय एक ब्लैक टक्सीडो में है, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हैं। उसे नहीं पता कि वो किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी बेचैनी बता रही है कि उसे किसी की आहट मिल चुकी है। अनिरुद्ध स्टेज पर चढ़ता है। उसके हाथ में एक माइक है। वो मेहमानों का स्वागत करता है, लेकिन उसकी आवाज में वो खुशी नहीं, बल्कि एक गंभीरता है।
वो कहता है, आज की शाम कुछ पुराने राज दफन होंगे और कुछ नए रिश्ते बनेंगे। अर्शी ताली बजाती है, ये सोचकर कि ये उसकी जीत का ऐलान है। तभी हॉल की लाइट्स डिम होती हैं और मुख्य दरवाजे पर स्पॉटलाइट पड़ती है और वहां खड़ी होती हैं झनक। लेकिन दोस्तों, ये वो सलवार कमीज वाली रोती बिलकती झनक नहीं है, ये न्यू झनक है। उसने एक बोल्ड डार्क मरून साड़ी पहनी है, बाल खुले हैं और आंखों में वो आग है जो अर्शी को जलाकर राख कर सकती है। झनक की एंट्री पर ऋषि की सांसें थम जाती हैं। आदिति का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अर्शी गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ देखती है। इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया? अनिरुद्ध माइक पर कहता है, मैंने बुलाया है, क्योंकि ये परिवार तब तक पूरा नहीं है जब तक मेरी बड़ी बेटी यहाँ ना हो। पूरे हॉल में सन्नाटा, लोग फुसफुसाने लगते हैं। झनक धीरे धीरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की तरफ बढ़ती है। अर्शी उसका रास्ता रोकने के लिए आगे आती है। अर्शी चिल्लाती है, निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? झनक मुस्कुराती है, वो मुस्कुराहट जो अर्शी को डरा देती है। झनक अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, डर लग रहा है मिसेस बसु? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। आज मैं यहाँ प्रॉपर्टी मांगने नहीं, हिसाब मांगने आई हूँ। अर्शी हाथ उठाने की कोशिश करती है, उसकी पुरानी आदत, लेकिन इस बार ऋषि नहीं बल्कि झनक खुद उसका हाथ हवा में पकड़ लेती है। ये सीन देखने लायक है। झनक अर्शी का हाथ झटकते हुए कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अनिरुद्ध जी, प्लीज वो चला दीजिए जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। अनिरुद्ध इशारा करता है और पार्टी में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर, जहां अब तक आदिति और ऋषि की शादी की तस्वीरें चल रही थी, वहां अचानक वो वीसीआर वाला वीडियो प्ले हो जाता है। पार्टी में भगदड़ मच जाती है। स्क्रीन पर अर्शी को नूतन की दवाइयां बदलते और उसे मारने की धमकी देते हुए साफ देखा जा सकता है। अर्शी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। अर्शी पसीने से तरबतर हो जाती है। वो चिल्लाती है, बंद करो इसे, ये झूठ है, ये डॉक्टर्ड वीडियो है। वो प्रोजेक्टर की तार खींचने के लिए भागती है, लेकिन आदिति उसे पकड़ने की कोशिश करती है। माँ, ये क्या है? और तभी उस भीड़ को चीरते हुए आगे आते हैं एसपी ऋषि। ऋषि का चेहरा पत्थर जैसा सख्त है। उसने वीडियो देख लिया है। एक पुलिस वाला होने के नाते उसे सबूत की पहचान है। वो अर्शी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अर्शी ऋषि को देखकर गिड़गिड़ाती है, ऋषि बेटा, देखो ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। ऋषि अर्शी की तरफ एक घृणा भरी नज़र से देखता है और कहता है, फंसा तो आपने था मिसेस बसु, नूतन जी को, झनक को और इस पूरे परिवार को। ये वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश का पक्का सबूत है। और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। ऋषि अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालता है। जी हाँ दोस्तों, पार्टी के बीचों बीच एसपी ऋषि अपनी ही सास को गिरफ्तार करने का ऐलान करता है। अर्शी बसु, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ नूतन एंड डोमेस्टिक अब्यूज। आदिति चीख पड़ती है, नहीं ऋषि, आप माँ को नहीं ले जा सकते, मेरी हालत देखिए, मेरे बच्चे का सोचिए। आदिति फिर से इमोशनल कार्ड खेलती है, पेट पकड़कर नीचे बैठने का नाटक करती है। ऋषि एक पल के लिए रुकता है। झनक ये देख रही है। झनक जानती है कि आदिति नाटक कर रही है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो ऋषि को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। झनक स्टेज से माइक लेकर बोलती है, ऋषि सर, एक अपराधी को छोड़ना एक बेगुनाह को सजा देने के बराबर है। मेरी माँ को न्याय चाहिए। ऋषि आदिति की तरफ देखता है, फिर अर्शी की तरफ। उसका फर्ज और उसका पुराना प्यार एक तरफ और उसकी पत्नी और आने वाला बच्चा दूसरी तरफ। लेकिन ऋषि, वो ऋषि है। उसने आदिति से कहा, आदिति, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और ऋषि ने सबके सामने अर्शी के हाथों में हथकड़ी लगा दी। अर्शी ने भागने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, जिसमें आदिति गिर गई। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है। आदिति के गिरने पर उसे चोट नहीं लगी, बल्कि उसके पेट पर बंधा हुआ पैड खिसक गया। जी हाँ दोस्तों, मेरे सूत्रों ने बताया था कि प्रेगनेंसी फेक हो सकती है, और इस गिरने ने आदिति का भी पर्दाफाश कर दिया। ऋषि की नज़र उस खिसके हुए पैड पर पड़ती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। ऋषि, जो अभी अपनी सास के धोखे से उबरा भी नहीं था, उसे अपनी पत्नी का इतना बड़ा धोखा दिखता है। वो आदिति को जमीन से उठाता है, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि सच देखने के लिए। आदिति कांप रही है। ऋषि धीरे से उसका वो नकली पैड हटाता है। झनक स्टेज पर खड़ी ये सब देख रही है।
उसे खुशी नहीं हो रही, बल्कि अफसोस हो रहा है कि ऋषि को कितना बड़ा धोखा मिला। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूटकर बिखर जाता है। उसकी सास कातिल है और उसकी पत्नी एक धोखेबाज। ऋषि चिल्लाता है, क्यों आदिति, क्यों किया तुमने ऐसा? आदिति रोते हुए कबूल करती है, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी ऋषि। मैं जानती थी कि आप अभी भी झनक से प्यार करते हैं। मुझे लगा बच्चा ही आपको मेरे पास रख सकता है। ये कबूलनामा ऋषि और झनक के बीच की दीवार को गिरा देता है। ऋषि मुड़कर झनक की तरफ देखता है। झनक की आंखों में भी आंसू हैं। दोनों की बीच की दूरियां, गलतफहमियां सब इस एक पल में पिघलने लगती हैं। अनिरुद्ध पुलिस वालों को इशारा करता है और वो अर्शी को घसीटते हुए ले जाते हैं। आदिति वहीं फर्श पर बैठकर रो रही है। पार्टी जो जश्न के लिए थी, वो बासु परिवार की तबाही और सच्चाई की जीत का मैदान बन गई। लेकिन दोस्तों, एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होता। जैसे ही पुलिस अर्शी को ले जाती है, झनक ऋषि के पास आती है। ऋषि नजरें नहीं मिला पा रहा। उसे शर्मिंदगी है कि उसने झनक पर भरोसा नहीं किया। वो झनक से कहता है, मुझे माफ कर दो झनक, मैं किस मुंह से तुमसे बात करूं? झनक, जो अब तक एक शेरनी थी, अब फिर से वो पुरानी कोमल झनक बन जाती है। वो कहती है, माफी और सजा का फैसला तो हो गया ऋषि, लेकिन रिश्तों का क्या? तभी एक बड़ा धमाका होता है। अर्शी, जिसे पुलिस जीप में बैठा रही थी, उसने पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीन ली है। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि सेट पर गोलियों की आवाज़ सुनी गई थी। अर्शी पागल हो चुकी है। वो बंदूक तानकर वापस अंदर भागती है और निशाना बनाती है झनक को। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होगी तो तू भी जिंदा नहीं रहेगी, अर्शी चिल्लाती है और ट्रिगर दबा देती है। गोली चलती है, ठाएं। लेकिन गोली झनक को नहीं लगती। बीच में कोई आ गया है। कौन है वो? क्या अनिरुद्ध ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जान दे दी, या ऋषि ने अपने प्यार के लिए गोली खाई, या फिर आदिति ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया? खून से लथपथ फर्श पर कोई गिरता है। झनक की चीख पापा या ऋषि गूंजती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये बताते हुए। ये क्लिफ हैंगर इतना बड़ा है कि अगले हफ्ते की टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मुझे सेट से ये तो नहीं पता चला कि गोली किसे लगी, लेकिन इतना पक्का है कि इस गोली के बाद झनक शो की कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। अगर ऋषि को गोली लगी है तो क्या झनक वापस उसकी जिंदगी में आएगी, और अगर अनिरुद्ध को लगी है तो क्या अर्शी को फांसी होगी? अगर आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं तो मैं जानती हूं कि इस वक्त आपकी धड़कनें रुकी हुई हैं। वो गोली की आवाज़, वो चीख और वो सस्पेंस, आज सब कुछ साफ होने वाला है। फिल्म सिटी के सेट पर इस सीन के बाद जो मातम और सन्नाटा था, उसने हम सब रिपोर्टर्स को भी रुला दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं उस खौफनाक रात की तरफ, जहां बासु हाउस का जश्न मातम में बदल गया। जैसा कि मैंने बताया था, अर्शी ने ट्रिगर दबा दिया था, गोली चली, धुआं उठा और झनक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे लगा था कि उसका अंत आ गया है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो जिंदा थी। लेकिन उसके पैरों के पास सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर खून की एक लाल नदी बहने लगी थी। झनक की नज़र नीचे झुकी और उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे घर को हिला दिया, बाबा! जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो अनिरुद्ध थे। वो पिता जो सारी उम्र अपनी बेटी के हक के लिए खड़ा नहीं हो पाया, आज अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मौत के सामने खड़ा हो गया। अर्शी की गोली सीधे अनिरुद्ध के सीने में लगी थी। अनिरुद्ध झनक के पैरों में गिरा हुआ था और उसका सफ़ेद कुर्ता खून से लाल हो चुका था। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि सेट पर मौजूद कैमरामैन के भी हाथ कांप गए थे। अर्शी के हाथ से पिस्तौल छूट गई। वो सदमे में थी। उसने झनक को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने ही पति, अपने प्यार को गोली मार दी थी। अर्शी पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं अनिरुद्ध, ये तुमने क्या किया? तुम बीच में क्यों आए? अर्शी अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक शेर की दहाड़ गूंजती है। ये ऋषि है। ऋषि का सब्र अब टूट चुका है। वो अब दामाद नहीं, वो अब सिर्फ एक पुलिस वाला है। ऋषि अर्शी पर झपटता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अर्शी चीखती है, मुझे छोड़ो, मुझे अनिरुद्ध के पार जाना है। लेकिन ऋषि उसकी पीठ पर घुटना टिकाकर उसके हाथों में हथकड़ी पहनाता है, और इस बार ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं है। ऋषि की आंखों में खून उतर आया है। वो अर्शी के कान में गुर्राता है, मिसेज अर्शी बसु, आपने सिर्फ गोली नहीं चलाई, आपने अपनी किस्मत पर ताला लगा लिया है। अब आपकी बाकी जिंदगी काल कोठरी में बीतेगी। ये मेरा एसपी ऋषि का वादा है। उधर झनक जमीन पर बैठकर अनिरुद्ध का सिर अपनी गोद में ले लेती है।
वो रो रही है, अनिरुद्ध के गाल थपथपा रही है। अनिरुद्ध की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून है। वो अपनी कांपती उंगलियों से झनक के आंसू पोंछने की कोशिश करता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, बेटा, क्या आज मैं एक अच्छा पिता बन पाया? क्या आज मैंने अपना प्रायश्चित कर लिया? झनक, जो कल तक अनिरुद्ध से नफरत करती थी, आज फूट फूट कर रोती है। वो अनिरुद्ध का हाथ अपने गाल से लगाती है और पहली बार, जी हाँ, शो के इतिहास में पहली बार उसे पापा कहकर पुकारती है। वो कहती है, हाँ पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आपको कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल चलेंगे। अनिरुद्ध उस पापा शब्द को सुनकर मुस्कुराता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद का सीन बहुत ही रफ्तार में चलता है। एम्बुलेंस की सायरन गूंजती है। ऋषि अर्शी को अपने जूनियर्स के हवाले करता है। अर्शी को घसीटते हुए पुलिस वैन में डाला जा रहा है। वो पीछे मुड़ मुड़ कर अनिरुद्ध को देख रही है, लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अदिति एक कोने में खड़ी कांप रही है। उसका नकली प्रेगनेंसी का पैड जमीन पर पड़ा है। उसका पति उसे छोड़ चुका है। उसकी माँ जेल जा रही है और उसका पिता मौत से लड़ रहा है। अदिति पूरी तरह अकेली हो गई है। वो ऋषि के पास आने की कोशिश करती है। ऋषि, प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन ऋषि उसे एक हाथ से रोक देता है और बिना उसकी तरफ देखे कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ अदिति। अनिरुद्ध अंकल की ये हालत तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से है। दुआ करो वो बच जाए, वरना तुम दोनों को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही है। झनक दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठी है। उसके कपड़ों पर उसके पिता का खून लगा है। ऋषि वहां आता है। वो झनक को देखता है। वो उसके पास बैठना चाहता है, उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन वो झिझक रहा है। उसे अपनी गिल्ट खाए जा रही है कि उसने झनक पर भरोसा नहीं किया। ऋषि दूर खड़ा होकर बस उसे देखता रहता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। वो कहते हैं, गोली दिल के बहुत करीब लगी थी। खून बहुत बह चुका है। हमें अभी इसी वक्त ओ नेगेटिव खून चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है और ब्लड बैंक में नहीं है। झनक खड़ी हो जाती है। वो कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है डॉक्टर। वो मेरे पिता हैं, मेरा खून लीजिए। डॉक्टर उसे ले जाते हैं। ये सीन बहुत ही सिंबॉलिक है। जिस पिता ने कभी झनक को अपना खून मानने से इनकार किया था, आज वही बेटी उसे अपना खून देकर नई जिंदगी दे रही है। ये खून का रिश्ता आज सच में साबित हो गया। उधर पुलिस स्टेशन का एक सीन आता है जहां अर्शी सलाखों के पीछे है। वो पागलों की तरह हंस रही है और रो रही है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसका अहंकार, उसकी नफरत ने उसका सब कुछ छीन लिया। ये टीवी की सबसे बड़ी विलेन का सबसे दर्दनाक अंत है। वापस अस्पताल चलते हैं। खून देने के बाद झनक कमजोर महसूस कर रही है। वो बाहर बेंच पर बैठती है और चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि दो मजबूत हाथ उसे थाम लेते हैं। ये ऋषि है। इस बार ऋषि ने झनक को गिरने नहीं दिया। झनक ऋषि की आंखों में देखती है। उन आंखों में अब कोई सवाल नहीं है, सिर्फ माफी और प्यार है। ऋषि उसे पानी पिलाता है और कहता है, झनक, मैं जानता हूँ सॉरी शब्द बहुत छोटा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपनी नकली पत्नी के झूठ में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी सच्चाई नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दो। झनक के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आती है। वो कहती है, ऋषि, आज का दिन पुरानी बातें करने का नहीं है। आज बस पापा ठीक हो जाए। तभी नर्स आकर खबर देती है कि अनिरुद्ध खतरे से बाहर है। अनिरुद्ध को होश आ गया है। झनक और ऋषि आईसीयू में जाते हैं। अनिरुद्ध ऑक्सीजन मास्क के पीछे से झनक को देखता है। वो हाथ बढ़ाता है। झनक उसका हाथ थाम लेती है। अनिरुद्ध इशारे से ऋषि को भी बुलाता है। अनिरुद्ध ऋषि का हाथ पकड़कर उसे झनक के हाथ के ऊपर रखता है। ये एक मूक आशीर्वाद है। अनिरुद्ध अपनी आंखों से कह रहा है कि अब मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऋषि अनिरुद्ध का हाथ चूमता है और वादा करता है, मैं अब कभी झनक का साथ नहीं छोड़ूंगा सर, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अदिति, जो छुपकर ये सब देख रही थी, वो अस्पताल के दरवाजे से ये मिलन देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसका पति, उसका पिता, उसकी जायदाद सब अब झनक का है। अदिति वहां से उल्टे पांव लौट जाती है। सूत्रों के मुताबिक अदिति का किरदार अब एक नई दिशा लेगा। शायद वो सुधर जाएगी और किसी आश्रम में चली जाएगी, या फिर वो गायब होकर भविष्य में एक बड़े विलन के रूप में लौटेगी। लेकिन फिलहाल के लिए बासु परिवार से उसका पत्ता साफ हो चुका है।
शो के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद अनिरुद्ध व्हीलचेयर पर घर लौटता है। बासु हाउस, जो कभी अर्शी के षड्यंत्रों का अड्डा था, अब पूरी तरह बदल चुका है। घर के मंदिर में झनक दिया जला रही है। ऋषि उसके पीछे खड़ा है। अनिरुद्ध उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। झनक मुड़ती है और ऋषि की तरफ देखती है। बैकग्राउंड में शो का टाइटल ट्रैक बज रहा है। ऋषि अपनी जेब से एक सिंदूर की डिब्बी निकालता है, जो शायद वो हमेशा साथ रखता था, इस उम्मीद में। वो अनिरुद्ध की तरफ देखता है। अनिरुद्ध पलके झपकाकर इजाजत देता है। ऋषि आगे बढ़ता है और झनक से पूछता है, क्या तुम इस बागी पुलिस वाले को सुधरने का एक और मौका दोगी मिसेस झनक? ऋषि, अनिरुद्ध। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू हैं। वो हाँ में सिर हिलाती है। ऋषि उसकी मांग भरता है। हवा चलती है। मंदिर की घंटी बजती है। कैमरा जूम आउट करता है। एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा। पुरानी झनक नूतन की तस्वीर दीवार पर टंगी है, जिस पर एक माला है, और ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर से अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रही हो कि बेटा, जो मैं नहीं पा सकी वो तूने पा लिया। और इसी के साथ स्क्रीन पर लिखा आता है, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, ये था झनक का वो महा एपिसोड जो आने वाले दिनों में आपके टीवी स्क्रीन्स पर आग लगाने वाला है। अर्शी जेल में, अदिति बेघर, अनिरुद्ध का पश्चाताप और ऋषि झनक का महामिलन। ये स्क्रिप्ट मैंने यानी आपकी ड्रामा क्वीन पूजा ने बहुत ही गुप्त सूत्रों और फिल्म सिटी की खबरों को जोड़कर आपके लिए तैयार की थी। आपको ये एंडिंग कैसी लगी? क्या अदिति को इतनी आसानी से जाने देना चाहिए था, या फिर उसे अर्शी के साथ जेल में होना चाहिए था? और क्या ऋषि सच में माफ़ी के लायक है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मेरी ताकत है। जाने से पहले, अगर आपको ये मसालेदार अपडेट और मेरी ये फिल्मी स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन आंटियों के साथ जो ये शो देखती हैं, और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर लौटूंगी एक और शो की धज्जियां उड़ाने, अपडेट देने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, ड्रामा देखिए और मस्त रहिए। टाटा।